1937 में दुनिया ने देखा जब अमेलिया ईयरहार्ट, अपने समय की एक किंवदंती, अपने सबसे साहसिक कार्य पर निकली। दुनिया का चक्कर लगाने का प्रयास। लेकिन जो गौरव की तलाश में शुरू हुआ, वह इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक में समाप्त हो गया। यह अमेलिया ईयरहार्ट की आखिरी उड़ान की कहानी है। अज्ञात में एक यात्रा जो दशकों बाद भी हमें परेशान करती है। प्रशांत महासागर एक अंतहीन कांच की चादर की तरह फैला हुआ था, जो जुलाई 1937 की धूप में चमक रहा था। अमेलिया ईयरहार्ट, वह महिला जिसने पहले ही अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला पायलट के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया था, कुछ बड़ा हासिल करना चाहती थी। वह पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहती थी, एक ऐसा कारनामा जो पहले किसी ने इस तरह नहीं किया था। उनके साथ उनके लॉकहीड इलेक्ट्रा के कॉकपिट में फ्रेड न्यूनन थे, एक नाविक जिनकी विशाल, बिना किसी निशान वाले समुद्रों में रास्ता खोजने की प्रतिष्ठा थी। वे एक आदर्श टीम थे, या कम से कम ऐसा लगता था जब उन्होंने 2 जुलाई को न्यू गिनी के लाए से उड़ान भरी, हाउलैंड द्वीप नामक एक छोटे से टुकड़े की ओर, जो 2500 मील दूर था। यह उनकी विश्व परिक्रमा उड़ान का सबसे लंबा, सबसे खतरनाक हिस्सा था। हवा महत्वाकांक्षा से भरी थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, अज्ञात का बोझ। अमेलिया और फ्रेड हफ्तों से इस काम में जुटे थे, महाद्वीप से महाद्वीप तक उड़ान भरते हुए, तूफानों, यांत्रिक समस्याओं और उस थकान से जूझते हुए जो दिनों तक एक धातु की नली में रहने से आती है। इलेक्ट्रा एक शक्तिशाली विमान था, लेकिन यह अजेय नहीं था। 20 घंटे की उड़ान के लिए ईंधन से लदा हुआ यह लाए के रनवे से मुश्किल से पेड़ों को पार करते हुए उड़ा। विमान में एक रेडियो, एक लाइफ राफ्ट और दुर्घटना में बचने के लिए पर्याप्त आपूर्ति थी, अगर वे भाग्यशाली होते। हाउलैंड द्वीप, उनका लक्ष्य, एक विशाल समुद्र में सुई की तरह था। 1 मील लंबा, मूंगा से बना सपाट टुकड़ा जिसके चारों ओर सिर्फ पानी था। 1 मील या 2 का चूकना और आप इसे कभी नहीं देख पाते। यूएस कोस्ट गार्ड कटर इटास्का पास में तैनात था, रेडियो सिग्नल और धुएं के एक स्तंभ के साथ उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार। सब कुछ तैयार था, या ऐसा ही लगता था। जैसे ही इलेक्ट्रा प्रशांत के ऊपर गूंज रहा था, अमेलिया की आवाज रेडियो के माध्यम से इटास्का तक पहुंची। हम 157.3737 की स्थिति रेखा पर हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत लेकिन संक्षिप्त थी। फ्रेड ने तारों और अपने सेक्सटेंट का उपयोग करके उनके रास्ते की गणना की थी, एक ऐसी विधि जो उन दिनों में विज्ञान से ज्यादा कला थी। इटास्का ने उनकी बात स्पष्ट रूप से सुनी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। अमेलिया उनके जवाब नहीं सुन पा रही थी। रेडियो एक तरफा रास्ता था, उनकी आवाज बिना जवाब के खालीपन में जा रही थी। इटास्का के चालक दल को पसीना आने लगा। उन्होंने मोर्स कोड आवाज संदेश भेजे, यहां तक कि जहाज के बॉयलरों को जलाकर आकाश में धुएं का एक मोटा स्तंभ बनाया। कुछ नहीं हुआ। घंटे बीत गए और अमेलिया के संदेश और तीखे हो गए। हम आपके ऊपर होने चाहिए, लेकिन आपको देख नहीं पा रहे, उन्होंने एक बार कहा। उनकी आवाज में निराशा की झलक थी। ईंधन कम हो रहा है। सुबह 8:43 पर उनका आखिरी संदेश आया। हम 157-337 रेखा पर हैं। हम उत्तर और दक्षिण की ओर जा रहे हैं। फिर सन्नाटा। अमेलिया और फ्रेड की खोज एक लॉजिस्टिकल दुःस्वप्न थी। प्रशांत महासागर क्रूर है, मीलों गहराई, धाराएं जो मलबे को ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सकती हैं, और इतने दूरस्थ द्वीप जो किसी दूसरी दुनिया में हो सकते हैं। नौसेना ने सब कुछ झोंक दिया, जहाज, विमान, यहां तक कि एक विमान वाहक पोत। उन्होंने हाउलैंड के आसपास के पानी को छाना, धातु की चमक या लाइफ राफ्ट के कैनवास के टुकड़े की उम्मीद में। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी कुछ नहीं। इटास्का के चालक दल ने उन अंतिम रेडियो कॉलों को बार बार सुना, हर शब्द में सुराग ढूंढने की कोशिश की। अमेलिया की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक तीखापन था, जैसे वह जानती थी कि समय खत्म हो रहा है। फ्रेड की गणनाएं उनकी जीवन रेखा थीं, लेकिन उनकी गणित में एक छोटी सी गलती भी उन्हें सैकड़ों मील दूर ले जा सकती थी। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि वे कहां थे, यह था कि क्या हुआ। एक सिद्धांत ने जल्दी ही जोर पकड़ा। वे बस ईंधन खत्म होने के कारण समुद्र में गिर गए। इलेक्ट्रा ईंधन से भारी था, लेकिन विपरीत हवाओं ने इसे योजना से ज्यादा तेजी से जला दिया हो सकता था। अगर वे हाउलैंड से चूक गए तो वे अंधेपन में उड़ रहे होते, किसी भी जमीन के टुकड़े की तलाश में। लाइफ राफ्ट उनका सबसे अच्छा मौका था, लेकिन खुले समुद्र में दुर्घटना से बचना, फिर बिना भोजन,
या ताजे पानी के दिनों तक तैरना? संभावनाएं क्रूर थीं। फिर भी मलबे की कमी जांचकर्ताओं को परेशान कर रही थी। प्रशांत विशाल है, लेकिन इतने बड़े विमान का बस गायब हो जाना? कुछ ने सोचा कि शायद वे किसी द्वीप पर पहुंच गए, शायद क्षेत्र में बिखरे निर्जन एटोल में से एक पर। गार्डनर द्वीप, जिसे अब निकुमरोरो कहा जाता है, एक लोकप्रिय अनुमान था। हाउलैंड से लगभग 400 मील दूर, इतना करीब कि यह संभव था। फिर रेडियो सिग्नल थे। उनके गायब होने के बाद के दिनों में पूरे अमेरिका में शौकिया रेडियो ऑपरेटरों ने दावा किया कि उन्होंने हल्के संकट कॉल सुने। फ्लोरिडा में एक किशोरी ने एक महिला की आवाज सुनी जो कह रही थी, यह अमेलिया ईयरहार्ट है। वायोमिंग में एक अन्य ने न्यूयॉर्क और पानी के बारे में टुकड़ों में संदेश पकड़ा। सिग्नल अव्यवस्थित, अस्पष्ट और अक्सर धोखा या हस्तक्षेप के रूप में खारिज किए गए, लेकिन वे आते रहे, कुछ तो कई दिनों तक, जिसने आशा को जिंदा रखा कि अमेलिया और फ्रेड जीवित थे, शायद किसी चट्टान पर फंसे हुए सुने जाने की जंग लड़ रहे थे। नौसेना ने हर सुराग की जांच की, लेकिन सिग्नल कहीं नहीं ले गए। यह भूतों का पीछा करने जैसा था। अमेरिका में अमेलिया के पति जॉर्ज पुतनम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने और खोजों के लिए दबाव डाला, यहां तक कि जब नौसेना ने 2 हफ्तों बाद खोज बंद कर दी, तब भी उन्होंने निजी खोजों को वित्त पोषित किया। जनता जुनूनी थी। अखबारों ने अनुमानों के साथ जंगल में आग की तरह खबरें छापी, जो समझदारी से लेकर पूरी तरह विचित्र तक थीं। कुछ ने कहा कि अमेलिया और फ्रेड को जापानियों ने पकड़ लिया, जो 1937 में प्रशांत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। उस समय तनाव उच्च था और जापान का सैन्य भटके हुए अमेरिकी विमानों का स्वागत करने वाला नहीं था। क्या वे किसी जापानी कब्जे वाले द्वीप पर उतरे और कैदी बना लिए गए? इसके लिए कोई सबूत नहीं था, लेकिन यह विचार टिका रहा, जासूसी और गुप्त मिशनों की फुसफुसाहटों से प्रेरित। अमेलिया एक सेलिब्रिटी थी, आखिरकार, शायद इतनी प्रसिद्ध कि बस गायब नहीं हो सकती थी। गार्डनर द्वीप प्रशांत में एक छोटा सा टुकड़ा था, एक मूंगा एटोल जिसके बीच में एक लेगुन था और मुश्किल से इतनी सूखी जमीन थी कि उस पर खड़ा हुआ जा सके। 1937 में यह निर्जन था। नक्शे पर एक भूला हुआ बिंदु, हाउलैंड से लगभग 400 मील दक्षिण पूर्व में। शुरुआती खोज के दौरान किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अमेलिया और फ्रेड वहां क्यों पहुंचते? लेकिन 1940 में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी जेराल्ड गैलाघर ने एक ठंडक देने वाली खोज की। नारियल के पेड़ों के बीच बिखरे हुए मानव हड्डियां, एक खोपड़ी और कंकाल का हिस्सा था। पास में ऐसी चीजें थीं जो वहां की नहीं थीं, एक महिला का जूता, एक सेक्सटेंट बॉक्स और बेनेडिक्टाइन लेकर की एक बोतल। ऐसी चीजें जो बाहरी व्यक्ति की ओर इशारा करती थीं। गैलाघर की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि हड्डियां अमेलिया या फ्रेड की हो सकती हैं। हड्डियों को विश्लेषण के लिए फिजी भेजा गया, मापा गया और बहस की गई। लेकिन यह 1940 था। द्वितीय विश्व युद्ध उफान पर था और दुनिया के सामने बड़े मुद्दे थे। हड्डियां खो गईं, रिकॉर्ड दब गए और यह सुराग ठंडा पड़ गया। दशकों बाद द इंटरनेशनल ग्रुप फॉर हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी या टाइघार ने निकुमरोरो, जो अब गार्डनर का नाम है, को अमेलिया और फ्रेड की अंतिम कहानी का सबसे संभावित स्थान माना। समूह का सिद्धांत रोमांचक था। अमेलिया हाउलैंड से चूक गईं, अपनी अंतिम ट्रांसमिशन में उल्लिखित 157-337 रेखा के साथ उड़ी और गार्डनर के सपाट चट्टान पर कम ज्वार के समय उतरी। इलेक्ट्रा बिना टूटे उतर सकता था, जिससे उन्हें जीवित रहने का मौका मिला, शायद एक तटवासी के रूप में। द्वीप पर मछलियां, पक्षी और कुछ ताजा पानी था, लेकिन यह क्रूर था। चिलचिलाती धूप, कोई छाया और अथक मच्छर। अगर वे वहां पहुंचे तो बिना बचाव के वे ज्यादा समय नहीं टिक पाते। टीगर के अभियानों ने लुभावने सुराग पाए, एक अलाव का स्थान, एल्यूमिनियम पैनल जो शायद इलेक्ट्रा से आए थे, और हड्डियां, शायद मानव, शायद कछुए की। कुछ भी निश्चित नहीं था, लेकिन यह सिद्धांत को जीवित रखने के लिए काफी था। जापानी कैद का सिद्धांत भी कभी खत्म नहीं हुआ। 1966 के दशक में एक महिला, जोसेफिन अकियामा, ने दावा किया कि उसने 1937 में साइपन पर अमेलिया और फ्रेड को देखा था। उसने कहा कि वे कैदी थे, उनका विमान छिपा दिया गया था। अन्य कहानियां भी सामने आईं। मार्शल द्वीपों के स्थानीय लोगों ने दावा किया कि एक गोरी महिला पायलट को हिरासत में लिया गया था।
शायद मार डाला गया। अमेरिकी सरकार ने यह सब खारिज कर दिया, लेकिन बाद में गोपनीय दस्तावेजों से पता चला कि अमेलिया का उड़ान मार्ग जापानी क्षेत्र के पास से गुजरा था। क्या वह अमेरिका के लिए जासूसी कर रही थीं, जैसा कि कुछ ने अनुमान लगाया था? उनकी प्रसिद्धि उन्हें कैद होने पर एक जोखिम बनाती थी। कोई ठोस सबूत, दस्तावेज, तस्वीरें या मलबा इन दावों का समर्थन नहीं करता, लेकिन एक छिपाने की कहानी ने इस कहानी को जिंदा रखा। फिर कुछ अजीब सिद्धांत भी थे। कुछ ने कहा कि अमेलिया बच गईं, अमेरिका लौटी और एक नए नाम से जिंदगी बिताई। 1970 की एक किताब ने दावा किया कि वह न्यू जर्सी की एक गृहिणी आयरीन बोलम थी, जो कुछ हद तक उनसे मिलती जुलती थी। आयरीन ने इसे नकारा, मुकदमा किया और यह सिद्धांत ढह गया। लेकिन इससे पता चला कि लोग जवाबों के लिए कितने बेताब थे। 1980 के दशक तक अमेलिया ईयरहार्ट और फ्रेड न्यूनन का गायब होना एक किंवदंती बन चुका था, एक पहेली जो हल होने से इनकार कर रही थी। निकुमरोरो शोधकर्ताओं को अपनी ओर खींचता रहा, जैसे पतंगे आग की ओर। टीगर के 90 और 2000 के दशक के अभियानों ने और कलाकृतियां उजागर की। झाई क्रीम का एक जार, शायद अमेलिया का ब्रांड, एक उड़ान जैकेट का जिपर और हड्डियां जो शायद मानव उंगलियों की थीं। प्रत्येक खोज एक टुकड़ा थी जो कहीं ठोस नहीं ले जा रही थी, लेकिन अनदेखा करने के लिए बहुत आकर्षक थी। गोताखोरों ने चट्टान को इलेक्ट्रा के लिए छाना, यह सोचकर कि यह लैगून में बह गया होगा या लहरों से टूट गया होगा। सोनार स्कैन ने समुद्र तल पर आकृतियों की ओर इशारा किया, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं हुआ। द्वीप एक चिढ़ाने वाला था जो आशा को जिंदा रखने के लिए काफी कुछ देता था, लेकिन कभी पर्याप्त नहीं। जापानी कैद का सिद्धांत भी नया जीवन पाता रहा। 2017 में नेशनल आर्काइव्स से एक धुंधली तस्वीर सामने आई, जिसमें 1937 के आसपास मार्शल द्वीपों के जलविट एटोल पर एक गोदी दिखाई दे रही थी। दो आकृतियां ध्यान खींच रही थीं, एक महिला जो अमेलिया की कदकाठी की थी और एक पुरुष जो फ्रेड हो सकता था। तस्वीर ने एक हंगामा मचा दिया। क्या यह इस बात का सबूत था कि उन्हें कैदी बनाया गया था? जांचकर्ताओं ने गहराई से खोज की, लेकिन तस्वीर की तारीख पर विवाद हुआ और स्थानीय लोगों ने कहा कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। हर पिछले सुराग की तरह यह भी जांच के तहत बुझ गया। फिर भी अमेलिया और फ्रेड को युद्ध पूर्व प्रशांत शक्ति संघर्ष में मोहरे के रूप में देखने का विचार छोड़ना मुश्किल था। जापान साइपन जैसे द्वीपों को मजबूत कर रहा था और एक प्रसिद्ध अमेरिकी पायलट का उनके क्षेत्र में उतरना एक समस्या होती। अगर वे पकड़े गए तो कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं, कोई फिरौती नहीं, कोई प्रचार नहीं, सन्नाटा कान फोड़ू था। निकुमरोरो पर टीजार का काम तटवासी सिद्धांत को सुर्खियों में रखता रहा। 2018 में 1940 की हड्डियों का फोरेंसिक विश्लेषण पुराने मापों का उपयोग करके, क्योंकि मूल खो चुके थे, ने सुझाव दिया कि वे अमेलिया की ऊंचाई और कदकाठी की एक महिला की हो सकती थी। निश्चित नहीं, लेकिन इतना करीब कि आप सोच में पड़ जाएं। 1937 के संकट सिग्नल भी फिर से जांचे गए। कुछ डरावने रूप से विशिष्ट थे, जिसमें निर्देशांक या चोटों का जिक्र था। कुछ ऑपरेटरों ने कसम खाई कि उन्होंने अमेलिया की आवाज सुनी, कमजोर लेकिन स्पष्ट, दुर्घटना के बाद कई दिनों तक। अगर वह और फ्रेड निकुमरोरो पर उतरे तो वे बैटरी खत्म होने या विमान के बह जाने तक इलेक्ट्रा के रेडियो का उपयोग कर सकते थे। लेकिन इटास्का या नौसेना ने उन सिग्नलों को क्यों नहीं पकड़ा? क्या वे बहुत कमजोर थे या सिर्फ आशावादी सोच से जन्मे धोखे? मानव की जवाबों की जरूरत ने कहानी को जिंदा रखा। अमेलिया सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वह साहस का प्रतीक थी। एक ऐसी महिला जो गुरुत्वाकर्षण और अपेक्षाओं को चुनौती देती थी। फ्रेड शांत लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण उनकी नेविगेशन के पीछे का जीनियस था। उनका गायब होना सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह व्यक्तिगत था। लोग न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके प्रतीक के लिए बंदिश चाहते थे। हर नया अभियान, हर वृत्तचित्र, हर सिद्धांत उन्हें जीवित रखने का एक तरीका था। 70 साल बाद प्रशांत अभी भी अपने रहस्यों को छिपाए हुए हैं। निकुमरोरो के समुद्र तटों को छान लिया गया है, इसके लैगून को स्कैन किया गया है, फिर भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। न इलेक्ट्रा का कोई टुकड़ा जिसके साथ सीरियल नंबर हो, न डायरी, न कोई निर्विवाद सबूत। जापानी कैद की कहानी बनी हुई है, धुंधली तस्वीरों और पुरानी गवाहियों से प्रेरित, लेकिन यह सबूतों की कमी के बोझ तले ढह जाती है। अन्य सिद्धांत, एलियन अपहरण, गुप्त पहचान, कैंप फायर कहानियों के दायरे में फीके पड़ गए हैं। जो बचा है वह एक शून्य है, प्रशांत के नीले दिल पर एक सवालिया निशान।
कल्पना करें कि अमेलिया और फ्रेड उन आखिरी पलों में। इलेक्ट्रा के इंजन रुक रुक कर चल रहे हैं, क्षितिज खाली है, ईंधन गेज शून्य की ओर बढ़ रहा है। क्या उन्होंने एक मूंगा चट्टान देखी और हताश लैंडिंग के लिए उतरे? क्या वे तैरते रहे उस जहाज की उम्मीद में जो कभी नहीं आया? या वे समुद्र में डूब गए, सिर्फ लहरें छोड़कर? अमेलिया का आखिरी रेडियो कॉल, हम उत्तर और दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, एक बोतल में संदेश की तरह लगता है, लहरों में फेंका गया। शायद वे अभी भी वहां हैं, लोग नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी के रूप में जो जाने नहीं देती। सच तो यह है कि प्रशांत बहुत बड़ा, बहुत गहरा, बहुत चालाक है। यह विमानों और जहाजों का कब्रिस्तान है, आशाओं और रहस्यों का। अमेलिया ईयरहार्ट और फ्रेड न्यूनन एक सपने का पीछा करते हुए इसमें उड़ गए और इसने उन्हें निगल लिया। कहीं किसी भूली हुई चट्टान पर या गहरे समुद्र में इलेक्ट्रा अभी भी हो सकता है। इसकी धातु जंग खा रही हो, इसकी कहानी चुप हो। जब तक हम इसे नहीं ढूंढ लेते, हमारे पास सिर्फ सवाल है, उनके साथ वास्तव में क्या हुआ? और शायद यही बात है, कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं होती, वे हमें सताने के लिए होती हैं। अगर ऐसी रहस्यमयी कहानियां आपको भी उतना ही लुभाती हैं जितना हमें, तो YouTube पर अभयम स्टोरीज 132 पर आए, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, जहां हम दुनिया की सबसे रोमांचक और अनसुलझी कहानियों को एक अनोखे अंदाज में पेश करते हैं। आइए इन रहस्यों को जीवित रखें और अभयम स्टोरीज 132 की इस यात्रा को और रोचक बनाएं। धन्यवाद।